गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बिहार आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कॉप 26। इस साल कॉप 26 हेल्ड हुआ था ग्लासगो में। ये कॉप 26 का आयोजन किया गया था और ये आपका 31 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 12 नवंबर तक ये चला था। ठीक है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। और ये एक यूएनएफसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और कॉप की जो मीटिंग होती है हर साल होती है। ठीक है। और ये जो आपका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो मेन काम है कि क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है पूरी दुनिया को, इससे टैकल करना, इससे फाइट करना और इसको सॉल्व करना, ये जो प्रॉब्लम है। और साथ में ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इसको भी कम करना, इसका एक मेजर टास्क है। ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये 1992 में एक रियो अर्थ समिट हुआ था। ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा अर्थ समिट था। ये समझ लीजिए कि एक हिस्टोरिक अर्थ समिट था। इसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काफ़ी पुश किया गया था। इसके बाद से जो डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में डिफ्रेंशिएट करने लगे लोग और बहुत सारे देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करने लगे। ठीक है। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक अर्थ समिट था ये 1992 में। और वो रियो डी जनेरो जो ब्राज़ील में है, ठीक है, वहाँ पे ये इसको आयोजन किया गया था। और फिर 1994 में यूएनएफसीसी का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब ये प्रॉपर तरीके से बन गई थी और ये इफेक्टिव हो गई थी। और इसी और यूएन का ये एक समझ लीजिए कि एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। इसी में ही आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब कॉप की हर साल मीटिंग होती है। ठीक है। मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में होती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब यहाँ पे ही सारे मेन डिसीजन लिए जाते हैं, ये कॉप में होते हैं। और ये हर साल ये होता है ये। ठीक है। इसकी मीटिंग हर साल होती है। कॉप सबसे पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी 1995 में बर्लिन में। बर्लिन इज कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है। और इंडिया में भी कॉप का आयोजन किया गया था और वो था कॉप 8। ठीक है। ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में और 2002 में हुआ था। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और इस बार का हुआ है ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड का कैपिटल है। और अगला वाला जो कॉप का समिट होने वाला है, ठीक है, अगला वाला जो कॉप का समिट होने वाला है वो इजिप्ट में होने वाला है। और जगह का नाम है शर्म अल शेख। ठीक है। और ये जो है इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में है। ठीक है। और ये जो सिनाई पेनिनसुला है, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये एशिया वाले पार्ट में आता है। तो बेसिकली इजिप्ट 2 कॉन्टिनेंट में है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। मतलब ये एक कॉन्टिनेंट में नहीं आता, इसका एक पार्ट जो है वो एशिया में भी आता है और उस पार्ट को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ठीक है। और वही वाला पार्ट इजराइल से उसका बॉर्डर होता है। ठीक है। और इजिप्ट और मतलब अफ्रीका और एशिया का जो डिवाइडिंग लाइन बोलते हैं उसको स्विस कैनाल को बोलते हैं। स्विस कैनाल जो है ये समझ लीजिए कि एशिया और अफ्रीका का बॉर्डर है, मतलब यहाँ से बॉर्डर सेट होता है। ठीक है। तो एक बार मैं ओवरव्यू कराता हूँ। कॉप जो है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज है, वो यूएनएफसीसी का टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी और वो है। ठीक है। यहाँ मीटिंग होती है यहाँ पे हर साल। ठीक है। कॉप की मीटिंग होती है और यूएनएफसीसी का जो काम है वो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से उसको फाइट करना है, मतलब क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को डील करना, उसको सॉल्व करना है। और ये 1992 के रियो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था और 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। और अब देखिए इस बार कॉप 26 में बहुत सारी चीजें की गई थी, लेकिन इस बार कॉप 26 के आयोजन से पहले, उसका जब ये हेल्ड हुआ था उससे पहले एक AR6 मतलब असेसमेंट रिपोर्ट 6, ठीक है, आईपीसीसी ने रिलीज किया था। ये आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज करती है, हर साल नहीं करती है, 3-4 साल के लगभग इंटरवल में करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें पूरी क्लाइमेट चेंज पे एक साइंटिफिक असेसमेंट वो देते हैं। ठीक है। और ये जो है बहुत सारे देशों की पॉलिसीज पे इसका प्रभाव होता है, मतलब बहुत सारी जो कंट्री के पॉलिसी मेकर्स है इस असेसमेंट रिपोर्ट को सीरियसली लेते हैं और इसके हिसाब से अपनी क्लाइमेट पॉलिसी बनाते हैं।
तो IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और ये एक यूएन बॉडी है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह कोलैबोरेटिव एफर्ट करके अपना रिसर्च सबमिट करते हैं और ये असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है। इस बार ये पाया गया असेसमेंट रिपोर्ट में कि हम लोग बहुत ही क्लोज हैं 1.5 डिग्री, ठीक है, 1.5 डिग्री का 1.5 डिग्री सेल्सियस का राइज हो गया, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है, वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर था, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था और अभी का है 1.5 डिग्री का फर्क हो गया, मतलब 1.5 डिग्री बढ़ गया उसके हिसाब से। तो ये एक बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही एक मेजर कंसर्न वाली बात है। और एक और इसी चीज़ पाई गई थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें और भी कुछ अच्छी चीज़ें, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक होपफुल चीज़ लिखी गई थी कि अगर CO2 एमिशन को हाफ कर दिया अभी जो है और 2030 तक उसको हाफ कर दिया तो ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो ये IPCC का ये जो आपका असेसमेंट रिपोर्ट था ये अगस्त के महीने में रिलीज हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक और भी ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया, न्यूज़ में आने लगा। तो फिर कॉप में भी इसको भी ध्यान में रखते हुए कॉप में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई है, ठीक है। और चलिए अब उन अनाउंसमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हुआ था ये फॉरेस्ट को लेकर हुआ था। फॉरेस्ट को लेकर ये टारगेट किया गया है कि 2030 तक डिफॉरेस्टेशन खत्म कर दिया जाए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन खत्म कर दिया जाए मतलब कि जो पेड़ों की काटने का जो वो है, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि जो हमारे पूरे अर्थ में जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है, ठीक है, उसको वो कम ना हो, वो उल्टा बढ़े ही। उसका जो टारगेट है कि उसको रिवर्स कर दिया जाए। मतलब अभी जो ट्रेंड है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको रिवर्स किया जाए। मतलब इसका मतलब है कि एफॉरेस्टेशन की तरफ इसको एफॉरेस्टेशन हमें करना है, ठीक है। नंबर 2 जो है आपका मीथेन। मीथेन पे भी मीथेन एक बहुत ही पोटेंट कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस वाला वो है, ठीक है। और मीथेन को लेके ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, इस बार अनाउंस किया गया, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया, 103 कंट्रीज ने इसको वो किया है, ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया है 103 कंट्रीज ने इसको। और इसमें एक टारगेट है कि 2030 तक जो मीथेन का एमिशन है उसको 30% से रिड्यूस करना है, ठीक है। नंबर 3 अनाउंसमेंट ये है कि व्हीकल्स से, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ही समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। तो इसमें ये टारगेट लिया गया है कि 2040 तक जितनी भी गाड़ियां बने वो जीरो एमिशन वाली गाड़ियां बने, मतलब कि गाड़ियों से पोल्यूशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए 2040 तक। और ये जो है 2035 तक का इसमें टारगेट है कि जो मेजर इकोनॉमीज है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये काम 2035 तक ही हो जाए, ठीक है। और नंबर 4 में ये अनाउंसमेंट किया गया है, मेजर अनाउंसमेंट ये है कि अभी भी कोल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे देश अभी कोल पे ही डिपेंडेंट है फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट वो कोल के थ्रू ही वो करते हैं। तो इसमें ये एक टारगेट लिया गया है कि कोल से शिफ्ट किया जाए, मतलब कोल का यूज़ कम कर दिया जाए और धीरे धीरे उसको ख़त्म ही कर दिया जाए और उसको उसकी जगह पे रीन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा पुश किया जाए, ठीक है। तो इसमें इसका भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो इस बार COP 26 जो है, जो ग्लासगो में हुआ था, इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। इसमें इंडिया ने बहुत ही हाई लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है और इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ठीक है। ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था इस बार ही, ठीक है। IRIS लॉन्च किया था और इसका जो पर्पस है कि जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड जो देश होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से उन पर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर वहाँ पे कोई साइक्लोन आ गया या कुछ भी डिजास्टर आ गया तो उनको बहुत ही नुकसान होता है, उनको बहुत ही नुकसान पहुँचता है। तो उसके लिए ये जो है इसको लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। इसका ये पर्पस है कि वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट होगा
वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल नेचर का सपोर्ट होगा। इसमें फंडिंग नहीं दी जाएगी, बस समझ लीजिए कि इसमें जो भी एडवाइस चाहिए या साइंटिफिक या टेक्निकल कोलैबोरेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके कुछ देख लेते हैं कि फिजी, समोआ आइलैंड, क्यूबा, ये सब है आपके स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और आने वाले समय में भी होने वाला है, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं, बहुत सारे क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो है आइरिस, ये लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। और साथ में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी थे उसमें, ठीक है, उन्होंने भी इसमें साथ दिया था। स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है वो भी प्रेजेंट थे जब उन्होंने ये लॉन्च किया था। और एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, ये भी वहाँ पे सम्मिलित थे, ये भी उस मीटिंग में थे और जब इन्होंने लॉन्च किया था, तो इन सबका सपोर्ट था उसमें, ठीक है। और आइरिस जो है CDRI के अंदर आता है। और CDRI क्या है? CDRI का फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यह आपका CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया का ही ये लॉन्च की गई हुई चीज़ है, ठीक है। इंडिया ने इसको लॉन्च किया था और ये सबसे पहले इंडिया ने जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लॉन्च किया था वो है आपका ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि हम आई होप आप सबने सुना होगा ISA के बारे में। 2015 में ये पेरिस में लॉन्च हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो उसके बाद इंडिया का जो सेकंड नंबर पे रहा है इस तरह का इंटरनेशनल लेवल की चीज़ रही है, तो वह CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका भी वही सपोर्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जाए या इस तरीके का सपोर्ट मिले कि वो डिजास्टर के बाद भी, ठीक है, वो वापस वो फंक्शन करने लगे बहुत ही कम समय में, मतलब उसमें रिकवरी हो जाए और बाकी सबके कोऑपरेशन के साथ वो मतलब नॉर्मलसी भी, मतलब बहुत जल्दी ही नॉर्मलसी पे आ जाए, ठीक है। तो ये आपका CDRI है। CDRI के अंदर ही आता है आपका IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ठीक है। और CDRI का जो मेन काम है टू प्रमोट रेजिलियंस इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी किसी देश की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे में एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर वगैरह, ठीक है, इनमें रेजिलियंस होनी चाहिए, मतलब कि बाउंस बैक, मतलब जब भी कोई डैमेज हो जाए किसी डिजास्टर से तो वो जल्दी से वो बाउंस बैक कर जाए, मतलब ठीक ठाक हो जाए और फंक्शन करने लगे। इसका ये है। अब देखते हैं कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा ली गई थी और इसमें इंग्लैंड ने भी ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव जो है, ठीक है, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव ये यूके ने लॉन्च किया था पहले ही, ठीक है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, इन्होंने 2018 में ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो पहली असेंबली हुई थी, फर्स्ट असेंबली हुई थी, उन्होंने इस आइडिया को पिच किया था, वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। और ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव जो है यूके का है। तो इस बार और दोनों का ये काम है, मतलब कि सोलर एनर्जी या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी हैं, ठीक है, इसमें तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का ही है और इसमें सोलर एनर्जी का ही मेन फोकस है। तो बहुत सारे जो कंट्रीज के पावर ग्रिड्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए, ठीक है। और साथ में मान लीजिए किसी कंट्री के पास एक्सेस में एनर्जी है, ठीक है, तो उसको, और किसी कंट्री के पास ज़रूरत है एनर्जी की, तो उसको वो सप्लाई कर सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक देश से दूसरे देश में भी मतलब इसका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो इसका कंसेप्ट था कि सरप्लस से डेफिसिट में रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो इस बार COP26 में क्या हुआ, यूके का जो ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है और इंडिया का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं GGI ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव और OSOWOG मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो दोनों को ही इस बार कंबाइन कर दिया गया। और एक रिसर्च में ये पाया गया कि सन के पास इतनी एनर्जी है कि 7,000 पृथ्वी अगर 7,000 पृथ्वी हो, ठीक है, सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी। सोच लीजिए, अगर हम उसका 1% से भी कम एनर्जी यूज करें, आधा % से भी कम करें, तो भी हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की, वो सोलर एनर्जी के थ्रू हो सकती है। तो इस पे ये किया गया है कि सोलर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए और पूरे दुनिया में इससे बिजली का सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो और किसी भी देश में इसकी कमी ना हो, ठीक है।
और इस बार COP 26 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंस की थी, उसको पंचामृत बोलते हैं। मतलब ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान है, इसमें 5 टारगेट सेट किए गए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इस बार इसको फटाफट देख लेते हैं। तो पहला जो 2030 तक की इसमें 4 टारगेट हैं। पहला टारगेट है कि 2030 तक का 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 500 गीगावाट होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की। मतलब कि फॉसिल फ्यूल से जो कोल वगैरह का जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा पुश हो। और सेकेंड है कि कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम किया जाए। मतलब कि जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको कम किया जाए 45% से। नंबर 3 है कि कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन से कम किया जाए। 1 बिलियन टन मतलब 100 करोड़ टन, एक टन में 1000 किलो होते हैं। ये जो कार्बन एमिशन जो हो रहा है हमारे देश से उसको कम किया जाए 2030 तक। और एक और 2030 का टारगेट है कि 50% जो आधी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, इसका मतलब अक्षय ऊर्जा से हो। ये भी एक टारगेट है। और एक जो टारगेट है 2070 तक का टारगेट है, उसमें ये कहा गया है, उसमें ये प्लान है कि 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल बन जाए। मतलब कि नेट कार्बन एमिशन 0 हो जाए, ठीक है। तो ये इसके मेन 5 टारगेट्स हैं इसमें। और इसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज का टारगेट है 2050 तक का, और चाइना का टारगेट है 2060 तक का, और बहुत सारे का 2050 तक का टारगेट है, लेकिन इंडिया का 2070 तक का, ठीक है। ओके क्लास, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। थैंक यू। ये कितने देर में होगी?